नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ कई नए चेहरों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। राम माधव की संगठन में वापसी हुई है और उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्रियों की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दायित्व BL संतोष के पास बरकरार रखा गया है, जबकि शिव प्रकाश और सौदान सिंह राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बना दिए गए हैं। नई टीम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि नई जिम्मेदारी पाने वाले सभी नेता संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी नई टीम को शुभकामनाएं दी हैं और मीडिया विभाग में उत्तराखंड के अनिल बलूनी को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बना दिया गया है, जबकि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दीपक महस्के को सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने इस टीम के जरिए अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए मजबूत रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। तो नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहां पर सौंप दी गई हैं। बता दें कि नई टीम के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक क्षमता और अनुभव, साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश यहां पर की है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई टीम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है, कई नई जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई है, कई फेरबदल किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र 6 महीने का समय शेष है, हो सकता है पहले हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठनों को रीसफल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जातिगत समीकरण साधे जाएं, और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखे आज उनके मोर्चों के भी अध्यक्ष बदले गए हैं। किसान मोर्चा से फतेहपुर सीकरी के सांसद हुआ करते हैं हमारे राजकुमार चाहर, उनकी जगह पर दूसरे सज्जन को लाया गया है। इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन इस सबके से अलग अगर आप देखें साहिल जी, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता जो सवाल पूछ रही है उन पर ये संगठन के लोग कितने भारी पड़ पाएंगे, कितना वोटों में तब्दीली ला पाएंगे। क्योंकि आप समझिएगा कि डेवलपमेंट के नाम पर तो किसी शहर को कुछ मिला नहीं उत्तर प्रदेश में। सरकार खूब दावे करती रहे, बड़े बड़े विज्ञापन देती रहे, 6-6, 7-7 हजार करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किया गया है, लेकिन मुझे आज तक कोई एक जिला ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर कोई ऐसा विकास किया गया हो, कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र आपने घोषित किया हो, कोई रोजगार के सृजन की संभावनाएं जो पैदा हो रही हो, तो वो सब चीजें कहीं नहीं हुई हैं। और निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि युवाओं की भूमिका बहुत निर्णायक होने वाली है। जो जेनजी 2017 में 17 साल का था, वो वोटर नहीं था, वो 22 में वोटर हुआ, उसने आपको देखा, उसने आपको वोट किया, लेकिन इस बार उसने ये देखा कि 9.5 साल के अंदर आपने उसको कुछ डिलीवर तो किया ही नहीं है। उसका फ्यूचर क्या है, वो आज 26 वर्ष का जब हो गया है, तो वो ये देख रहा है कि उसके सामने कोई चांस नहीं है। वो अपने घर के आसपास अगर कोई नौकरी तलाशना चाहता है अपने जिले में, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक चले आइए आप। कहीं कोई ऐसा जिला विकसित नहीं किया जा रहा है कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े लेवल पे किया जाए। ये जब तक आप क्लस्टर इंडस्ट्री नहीं बढ़ाएंगे, बातें तो सारे नेता करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि क्लस्टर इंडस्ट्री बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे भाई? उत्तर प्रदेश का 9-9 लाख करोड़ का बजट बना रहे हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा कहाँ रहा है? विशेष औद्योगिक जोन आप बनाते अगर सब जगह, तो मैं समझता हूँ कि हर युवा को, हर गांव का विकास हो जाता, लोगों को रोजगार की संभावनाएं होती और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता। लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया। अब अगर सरकारें ही कहती हैं कि हमने पानी, बिजली, सड़क, ये सब चीजें अगर दे दी, स्वास्थ्य और शिक्षा का तो खैर चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा पर कोई काम हुआ ही नहीं है। इन बेसिक्स को, अगर इन 5 को ये बेसिक्स हैं, और बेसिक्स को अगर सरकार कहती है कि डेवलपमेंट है, तो मैं समझता हूँ सरकार को
दोबारा से और गंभीरता के साथ विकास की परिभाषा को पढ़ना चाहिए। विकास होता है कि जहां जिस जिले में जो बच्चे रहते हैं, यहाँ से जो पढ़ के निकल रहा उसको उसी जिले के आसपास रोजगार और वहां मिलना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। वो नहीं दे पा रहा। हम नहीं कहते सरकारी नौकरी आप क्रिएट कराइए, आपसे होगा भी नहीं, कम से कम ये तो कराइए। आज आपके पास देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर आप सारे डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को रखे हुए हैं, संविदा पर अस्पतालों में लोग बैठे हुए हैं। तो इस संविदा से देश नहीं चलने वाला है। आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार एक बड़ा कैंसर है इस देश के लिए। उसके ऊपर आप कोई विजिलेंस की टीमें नहीं बना, आप जिलावार विजिलेंस टीम बनाइए ना, एक एक टीम में 100 आदमी भर्ती कीजिए, लोगों को स्टाइपेंड दीजिए 20-20 हज़ार महीने का। पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, वो अगर इस तरीके का आप सिस्टम डेवलप करेंगे, करप्शन को अप्रूव कर लेंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली आपके हाथों पर आ जाएगी। लेकिन विजन नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, केवल भाषण है। मैं समझता हूँ वो सभी दलों के लिए मैं संबोधित करूँ, पर्टिकुलरली इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले भी सरकारें रही हैं। सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप डेवलपमेंट का एक खाका खींच के उसको इम्प्लीमेंट करें। आप 2047 का विजन भारतीय जनता पार्टी देती है कि हम विकसित भारत बना देंगे, 100 साल हो जाएंगे आजादी के। प्रश्न ये है कि आपने उसके फेज कहाँ डिसाइड किए हैं। भाई पहला फेज अगर आपको 2047 है तो 2030 तक हम ये अचीव करेंगे, 2035 तक हम ये अचीव करेंगे, 2040 तक हम ये अचीव करेंगे, तब तो संभव हो सकता है। वो ब्लूप्रिंट ना कोई मुख्यमंत्री साझा कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री साझा कर रहे हैं कि भाई हम कैसे हो जाएंगे। केवल एक भाषण चल रहा है कि 2043 तक भारत एक विकसित भारत हो जाएगा। ठीक, तो इन चीजों पर काम करने की सरकारों को जरूरत है। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नई टीम के साथ बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की है, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जो ये फेरबदल हुए हैं उसको अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब माना जा रहा है कि अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए आगामी जो रणनीति है उस पर और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए एक मजबूत रणनीतिक ढांचा तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है पूरी जो नई लिस्ट है, अगर पहले पन्ने से और आखिरी पन्ने तक अगर आप सही से एनालिसिस करो तो आपको हर विभागों में जो पुराने जमाए पुराने चावल जिनको कह सकते हो वो यथावत हैं। बिल्कुल, पूरा मीडिया का जितना भी है रहते अब भी देखेंगे। लेकिन इसमें एक अटपटा सा जो निर्णय, जो फैसला है वो है अमित मालवीय का। अमित मालवीय उन चेहरों में आते हैं जो 10 से लेकर 10-12 सालों में प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले व्यक्ति हैं, जो सच को झूठ, झूठ को सच करने में जिनके अंदर ये कहते हैं कि महारत हासिल थी। उनकी जगह दीपक महत्रिस को, जो उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं, उनको जोड़ा गया है, क्योंकि उनकी काबिलियत अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आई है, देखी नहीं है। हाँ, अमित मालवीय ने जिस तरीके से पूरे विपक्ष को काउंटर करते आए हैं, कांग्रेस को, इवन कांग्रेस की अगर आप आईटी सेल में देखो, बहुत बहुत बड़े लोग वहां में शामिल हैं, उनको भी ये डिफीट करते हुए आते, मात देते हुए आ रहे थे। उनको बदलना ये बड़ा सा अटपटा और बड़ी चर्चाओं का विषय बन चुका है। और फिर आ जाओ बदलाव, तो मुझे नहीं दिखता है इसमें कुछ ज्यादा है। हाँ, यूपी और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जिसमें इनको थोड़ा सा बदलाव करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन उत्तराखंड में भी वो 3-4 चेहरे, एक अगर यूपी की अब बात करो तो जिस तरीके से एक मुस्लिम चेहरा इन्होंने लिया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, मंसूर तारिक, उनको रखा गया है। ये चेहरा रखने का थोड़ा सा संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के वोट पे भी अब 2027 पे इनकी नजर है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता था कि आप मुस्लिम कोई भी चेहरा आप में नहीं रखते हो। वही बात सही है, क्योंकि इस समय अगर मोदी कैबिनेट आप उठा के देखो, इवन पूरे जितने भी 22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां आपको मुस्लिम चेहरा कोई ही अपवाद के रूप में आपको दिखाई दे जाए। लेकिन इस बार 2 चेहरे इन्होंने लिए हैं, मंसूर तारिक को लिया है और एक अल्पसंख्यक मोर्चे में भी लिया है। तो ये कहने के लिए कि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है कि आप अल्पसंख्यक को बिल्कुल नकार देते हो, तो वो नहीं कह पाएंगे। और दूसरा एक निर्णय इन्होंने और अच्छा लिया है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी 7
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा जो जितने भी आए थे, उसमें एक संगठनात्मक रणनीतिकार जिसको कहें और पूर्व प्रोफेसर साथ रहे किसी यूनिवर्सिटी में, संदीप पाठक को उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। ये मुझे लगता बहुत बड़ी बात है। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में एक चमत्कारी फैसला कहा जाएगा कि जो बाहर से व्यक्ति लिए जाते हैं वो अधिकतर संगठन में नहीं रखे जाते हैं। बेशक उनको सरकारों में, आयोगों में या किसी में जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा देखा है कि नया इन्होंने एक प्रचलन शुरू करा है, अपने ट्रैक में थोड़ा बदलाव करा है कि बाहर से आए हुए नेताओं को भी इन्होंने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। और तीसरा फैसला ये है, सुनील बंसल की शक्ति को जिस तरीके से उन्होंने शुरू से अब तक देखा है, उनको फिर उसी पद पे, महामंत्री के पद पे उनको यथावत रखा है। बीएल संतोष अपनी जगह पे काबिज है और 3-4 चेहरे और भी हैं जो वो अपनी जगह पे ही यथावत है। अब इसमें नया चीज जहां आप कह रहे हो कि बदलाव की बात है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव इसलिए आप कह सकते हो, वसुंधरा राजे को डिप्टी पद दिया गया है, उपाध्यक्ष, वो पहले भी रह चुकी हैं, उनको रखा है। और राम माधव का जो आरएसएस कोटे से आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में दी गई थी, तो उनको भी प्रमोट करके डिप्टी बनाया गया है, उपाध्यक्ष का उनको पद दिया गया। तो ये बदलाव की दृष्टि से आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर हमने देखे, फेरबदल देखे हैं, अब आने वाले चुनाव के मद्देनज़र भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर लिए हैं। और राजनीतिक जानकारों की माने तो राजनीतिक जानकार भी इस बात को मान रहे हैं कि क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी ने इस टीम के जरिए अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है ताकि आने वाले चुनाव में इसका बेहतर परिणाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से बधाई दी है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब नई टीम जो है वो नए सिरे से अब संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई नजर आएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो 2-3 विभाग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के अलावा आपको उसमें 3 भागों में बांटा है, सोशल मीडिया संयोजक, सोशल मीडिया सह संयोजक, जिसमें अनिल बलूनी तो हैं, उसको लीड करेंगे। फिर जो सह संयोजक में है 3 लोग रखे गए हैं। एक तो पूर्व पत्रकार, आप अच्छी भली बात उनको जानते हैं, प्रदीप भंडारी जी, वो हैं। सिद्धार्थ यादव हो गए, फिर आशीष उषा अग्रवाल हो गई, और फिर आप सोशल मीडिया सह संयोजक भी इन्होंने बनाए हैं 4, जिसमें हैं एक प्रीति गांधी हैं और एक हमारे साथ के ही साथी पत्रकार, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, शिवानंद द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको रखा गया है। फिर आलोक भट्ट उत्तराखंड से आते हैं, उनको भी रखा गया है। और फिर एक नया नाम अरुण यादव जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी रखा गया है। तो कुल मिला के इन्होंने चीजों को बदलाव करा है। और वहीं युवा मोर्चा के अभी तक आप देखते हैं कि एक नया यंग, उनको फिर एमपी का टिकट देके उनको अंदर रखा गया, लेकिन उनकी जगह रिप्लेसमेंट करके डॉक्टर हेमांग जोशी जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, उनको बनाया गया है। युवाओं की कमान उनको दे दी गई है। भाई महिला मोर्चा में शायद रूप कुमारी चौधरी जो छत्तीसगढ़ से आती है, उनको रखा गया है। किसान मोर्चे में भी बदलाव कर दिया है, बंसीलाल गुर्जर को रखा गया है। और एससी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, इनमें भी सब में बदलाव कर दिया है। और जैसे मैंने 2 मुस्लिम चेहरों की बात की थी, एक अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर वासित अली, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा, दोनों मुस्लिम जो चेहरे हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं, 6-7 महीने के बाद चुनाव होना है, 26 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी 5% या 10-12% भी अगर मुस्लिम वोट अगर ले आते हैं, तो भी इनका बहुत भी बढ़ेगी और सीटों में भी इनका इजाफा हो सकता है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और जैसे प्रभारी जिस तरीके से तरुण चुग, वो पहले हैं और उत्तराखंड से ही आते हैं। राष्ट्रीय कार्य मंत्री महेंद्र पांडे को भी रखा गया। तो मुझे लगता है कि बदलाव हुआ है। और संबित पात्रा को इस बार फिर उसमें रखा, एक नया पद बना दिया गया, नॉर्थ ईस्ट संयोजक, उनको रखा गया। कुछ नए भी
ये पद बनाए गए हैं जिसपे इनको ठीक। सबको सेट किया गया, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं, ज्यादा चर्चाएं थी, अनुराग ठाकुर बहुत समय से बाहर हैं, और इसके अलावा एक चर्चा सबसे ज्यादा ये हो रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र को बाहर करने के बाद क्या उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, और ये 100% ये उम्मीद थी उनको रखी जाएगी, लेकिन उनको नहीं रखा गया। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नई टीम का गठन होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संदेश यहाँ पर दे दिया है। कई पुराने चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई है और संगठन को और मजबूत करने की कवायद अब तेज होती हुई भी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। अमित शाह के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने ISI समर्थित बताए जा रहे शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देश भर में बड़ा अभियान चलाते हुए 14 राज्यों से 200 से ज्यादा संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह कार्रवाई 15 अगस्त से पहले की गई, जिससे देश में संभावित विध्वंसक गतिविधियों को रोका जा सका। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। उनके अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान के दौरान IED, ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और निगरानी में इस्तेमाल किए जा रहे CCTV कैमरे भी बरामद किए हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना या ऑपरेशन में शामिल एजेंसियों का विस्तृत विवरण साझा नहीं किया। उधर तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋणों की अतिरिक्त माफी की घोषणा करते हुए कहा कि 75,000 रुपये तक के बकाया फसल ऋण पूरी तरह से माफ किए जाएंगे। वहीं 75,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों को आंशिक राहत दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से राज्य के करीब 13,34,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगें जायज हैं और उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करें और उनकी चिंताओं को सीधे सुने। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और मुख्यमंत्री की सीधी पहल सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। ये पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। वहीं भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में रक्षा मंत्री सुरेन पपिक्यान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने, सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। आर्मेनिया ने भारत के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की ओर से भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यह फैसला आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनाया जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मेटा को दोनों अकाउंट से बैन हटाने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की शर्त का पालन करना होगा। सुनवाई के दौरान आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शाहदान फरासत ने दलील दी कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पूरे सोशल मीडिया पेज को बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर या कारण बताए ब्लॉक करना लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अनुपातिकता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। दरअसल गुजरात आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर 24 अप्रैल 2026 को IT एक्ट की धारा 79(3)B के तहत कार्रवाई की गई थी। ये कदम किसी सरकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध पर उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राजनीतिक दलों की डिजिटल अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA को कड़ी फटकार लगाते हुए पुणे की एक मिठाई की दुकान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 98% स्वच्छता अंक मिलने के बावजूद दुकान को 1 महीने से अधिक समय तक बंद रखना पूरी तरह मनमाना और गलत था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र V. घुगे और जस्टिस गौतम अखाड़ की बेंच ने
गुरु नानक डेयरी एवं स्वीट्स के लाइसेंस निलंबन आदेश को रद्द करते हुए दुकान को तत्काल दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने एफडीए की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आंतरिक अपील लंबित होने के कारण लाइसेंस बहाल नहीं किया गया। अदालत ने इसे नागरिकों को परेशान करने वाला रवैया बताते हुए कहा कि 98% अंक मिलने के बाद भी अपील करने को कहना उचित नहीं है। मामला 12 जून को सामने आया था जब फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। बाद में दोबारा जांच में दुकान को 36 में से 35 अंक मिले, लेकिन फिर भी लाइसेंस बहाल नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 34 दिनों तक दुकान बंद रहने से करीब 8.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं श्रीलंका के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम इंडिया की पहली पारी 462 रन पर सिमटी, जिसके जवाब में तीसरे दिन टी ब्रेक तक श्रीलंका ने 5 विकेट पर 214 रन बना लिए। हालांकि श्रीलंका अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए 49 रन दूर है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर मेजबान टीम को दबाव मिला दिया। मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर निशान मधुष्का को 0 पर आउट किया, जबकि युवा स्पिनर मानव सुधार ने दिनेश चांदीमल और लाहिरू उदारा को पवेलियन भेजकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। कुलदीप यादव ने कामिंदू मेंडिस का विकेट लिया और रविंद्र जडेजा ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा को आउट किया। हालांकि सोनल दिनुशा ने शानदार शतक और निरोशन डिकवेलवा ने अर्धशतक लगाकर श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की। इससे पहले भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाते हुए 167 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन की अहम पारी खेली। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में अब नजर इस बात पर है कि भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को जल्द समेटकर बड़ी बढ़त हासिल कर पाते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र अब पूर्वी और मध्य भारत के लिए भारी बारिश का कारण बनने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के ऊपर घने बादलों का विशाल गुच्छा दिखाई दे रहा है, जो सक्रिय मानसूनी सिस्टम की ताकत को दर्शाता है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 18 अगस्त को इसका असर झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के कारण समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी जमीन की ओर खिंच रही है, जिससे तेज बारिश और गरज चमक वाले बादल लगातार बन रहे हैं। कई जिलों में पहले से ही लगातार बारिश हो रही है और आने वाले घंटों में जलभराव, नदियों के जलस्तर में वृद्धि और यातायात में बाधा होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन को संभावित बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थितियों के लिए सतर्क रहने को कहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।